नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत अब तक हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में पुर्तगालियों के आगमन, उनके प्रभाव, उनकी सफलता के कारणों का अध्ययन हम लोग मोटा मोटी कर चुके हैं। भारत में पुर्तगाली अब आ चुके हैं। पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेके आ गए हैं, आलू की खेती शुरू करवा दिए हैं, टमाटर की खेती शुरुआत कर दिए हैं और 1556 ईस्वी में उन्होंने प्रिंटिंग मशीन का भी भारत में पहली बार शुरुआत कर दिया है। इतना ही नहीं, भारतीय स्थापत्य कला में एक और कला का योगदान इन्होंने दे दिया है, वो है गोथिक स्थापत्य कला शैली, जिसे हम लोग जब एंशियंट हिस्ट्री या कल्चर जब हम लोग अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत देखेंगे। डचों के आज हम लोग पढ़ेंगे डचों का भारत में आगमन। डचों के आगमन की घटना पढ़ने से पूर्व एक बात हम लोग डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वह बात यह है कि जिस भारत में प्राचीन काल से वेदों, पुराणों, उपनिषदों में 56 भोग का कॉन्सेप्ट है, वहां पे क्या सचमुच टमाटर नहीं रहा होगा, आलू नहीं रहा होगा? यह सोचने का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं था ही। इस पे हम लोग विचार करेंगे, कुछ साक्ष्यों के साथ हम लोग बात करेंगे। क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि यह एक तरह से किसी अन्य देश को छोटा और एक देश को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है? खैर, वो ये समझने का विषय है, विवाद का विषय नहीं है, समझने का विषय है। और हम लोग किसी क्लास में इसके एविडेंस के साथ हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे भारत में डचों का आगमन। भारत में जो पहला डच आया उसका नाम था कार्नेलिस दी हाउटमैन। कार्नेलिस दी हाउटमैन, कार्नेलिस दी हाउटमैन के हाउटमैन हाउटमैन ये आता कहाँ है? ये आता है पूर्वी एशिया के पूर्वी एशिया में आता है, सुमात्रा में। सुमात्रा से बांटम एक जगह है। कौन सी जगह है? बांटम। ये बांटम जाता है, बांटम के राजा से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमें व्यापार करने दिया जाए। इसी क्रम में यह व्यापार प्रारंभ करता है। किस चीज का व्यापार प्रारंभ करता है? मसाले का। उसके बाद ये इंडिया में आते हैं। इंडिया में आने के बाद 1605 ईस्वी में इन डचों का एक दल जो है आता है और वादर हेग नामक उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वादर हेग जो एक नौसैनिक था, उसने मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित करता है। हालांकि 1602 ईस्वी में स्पेन संसद ने नीदरलैंड या स्पेन कह रहा हूं, डच। एक बार थोड़ा समझ ले कि डच कौन थे। डच जो है हालैंड के रहने वाले थे। वर्तमान में इन्हें नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड जो देश है, नीदरलैंड के निवासी थे ये लोग। तो डच कहाँ के थे? हालैंड अथवा नीदरलैंड के निवासी थे। ये जो है 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना एक कारखाना स्थापित करते हैं।
सबसे पहले जो कोई डच आता है भारत में, उसका नाम था द हाउट हाउट कार्नेलिस द हाउटमैन। 1605 ईस्वी में कंपनी स्थापित करने से पहले एक बात समझ रहे हैं हम लोग, 1602 ईस्वी में हालैंड गवर्नमेंट ने, हालैंड संसद ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था वेरिंग ओस्टो इंडसे कंपनी। क्या नाम था? इसे आप शॉर्ट में वी, बिहार वाले इसको भी बोलेंगे, VOC, वेरिंग ओस्टो इंडसे कंपनी। ठीक है, 1602 ईस्वी में कंपनी बनाते हैं, और 1602 ईस्वी में कंपनी बनाने के पश्चात इस कंपनी को पूर्वी एशिया में 21 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। व्यापार करने की जो शर्तें थी कि 4 काम ऐसे इन्होंने बताया कि आप वहां जाइए व्यापार करिए, आप वहां जाइए युद्ध करिए, आप वहां जाइए संधि करिए, आप वहां जाइए किले बनाइए। 4 चीज आप करते हैं अगर, तो हम आपका सहयोग करते हैं। जैसे हिंदू परंपरा में शादी में जो है लड़का लड़की को 7 वचन देता है, तो वो उन 7, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह सिर्फ ना मजाक तक रह गया है। अगर सचमुच उन 7 वचनों पर ध्यान दिया जाए, जब तक पूरे न हो फेरे 7 तब तक, तो वो 7 वचन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, इसलिए कि आप उसे थोड़ा सोचिए और समझिए, तो बहुत बेहतरीन चीजें लिखी गई हैं। बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि उस कुछ जो अच्छी चीजें हैं उस पर भी हमारी बात होनी चाहिए। बड़ा आसान है किसी को यूं ही कुछ बुरा भला कह देना, पर उसकी अच्छाइयों पे तो जरा विचार करो जनाब। तो उसी तरीके से 4 वचन कंपनी ने इनको दिया कि आप जो है, अगर ये 4 काम करते हैं तो हम आपको व्यापार का अधिकार देते हैं। अगर आप इन 4 कामों के अलावा 5वां कुछ करते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो 4 काम कौन थे? आप जाइए व्यापार कीजिए, आप जाइए संधि कीजिए, आप जाइए युद्ध कीजिए, आप जाइए क्या, किले बनाइए। ठीक है, तो इन 4 कामों के, इन 4 इन्हें प्रमुख अधिकार दे दिए गए। तो सवाल याद करने वाली कि पहला ऐसा डच यात्री कौन था? तो पहला डच यात्री कार्नेलिस दी हाउटमैन है ना। इन्होंने अपनी पहली कंपनी भारत में कब खोला? 1605 ईस्वी मछलीपत्तनम में। 1605 ईस्वी मछलीपत्तनम में कंपनी खोलने से पूर्व इन्होंने हालैंड संसद ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था क्या? वेरिंग इन ओस्टो वेरिंग सॉरी वेरिंग ओस्टो इन से कंपनी, VOC है ना, ये VOC। तो इस कंपनी को उन्होंने बनाया। इस कंपनी के पश्चात इन्होंने 4 तरह के अधिकार दिए। उन अधिकार के थ्रू ये आते हैं, कहाँ आते हैं? सुमात्रा में आते हैं, सुमात्रा से बांटम जाते हैं, बांटम के राजा से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के पश्चात कहते हैं भैया, ए भैया हमको व्यापार करना है। तो राजा भी सोचा कि चल ठीक है व्यापार करेगा, क्या ही दिक्कत है, व्यापार आया है विदेशी, थोड़ा ज्यादा गोरा चिट्टा है, चलो दे देते हैं इसे अवसर व्यापार करने का। और व्यापार शुरू कर देता है। व्यापार करना क्या शुरू करता है? मसालों का व्यापार शुरू करता है। फिर भारत में आता है। मसाला तो राजा वहीं से ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ से भारत में क्या लेता है? कपड़े, कपड़े का भारत में। तो 2-3 चीजें समझ लेते हैं हम लोग, 2-3 चीजें समझ लेते हैं। ये हम इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि ये थोड़ा सा ना मजेदार चीजें हैं। बेदरा का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सॉरी। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाँ,
तो ये जो भाई साहब हैं ये लोग कहाँ आते हैं? सबसे पहले के कार्नेलिस कहाँ आता है? के हाउटमैन। आप लोग ऐसे याद रखें, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। के हाउटमैन कहाँ आता है? सबसे पहले सुमात्रा में आता है। सुमात्रा में, सुमात्रा में, सुमात्रा में आता है। सुमात्रा से कहाँ जाता है? बांटम। कहाँ आता है? बांटम। बांटम किससे मिलता है? राजा जी से। ए राजा जी, है ना, वो राजा जी नहीं भाई, शासक वाला राजा जी। आज तो राजा हर कोई हो गया है। के हाउटमैन कहाँ आता है? सुमात्रा में। सुमात्रा से बांटम के राजा से मिलता है। राजा से मिलकर क्या करता है? वहां से राजा से अधिकार लेता है। किस चीज का अधिकार लेता है? व्यापार का अधिकार। तो व्यापार में क्या करता है? मसालों का व्यापार। किसका व्यापार करता है? मसालों का व्यापार। मसालों का व्यापार, है ना। अब यहाँ पे भाई साहब मसालों का व्यापार शुरू करते हैं। मसालों का व्यापार कहाँ शुरू करता है? पूर्वी एशिया में, भारत भी उसी में है। अब इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ बनाया मुख्यालय? मुख्यालय इन्होंने अपना बनाया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे लिबरल मुस्लिम कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से ये आते हैं कहाँ? भारत। कहाँ आते हैं? भारत। भारत में क्या करते हैं? 1605 ईस्वी में एक पहली कंपनी जो अपनी खोलते हैं। कहाँ? मछलीपत्तनम में। मछलीपत्तनम में। उसके बाद यहाँ किस भारत में किस चीज का व्यापार करते हैं? मसाले का तो करते ही हैं ये, लेकिन सूती कपड़ों का, सूती वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का व्यापार ये लोग प्रारंभ करते हैं भारत से। और इसी क्रम में भारत में व्यापार करने से पश्चात ये भारत से सूती वस्त्रों का व्यापार शुरू करते हैं। ये सबसे पहले इंग्लैंड से पहले, मतलब सॉरी, हालैंड जाने से पहले ये जापान के साथ व्यापार शुरू करते हैं। तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का जो श्रेय है किनको दिया जाता है? डचों को। क्या समझे? समझ गए? ठीक है, डच। एक मजेदार बात बढ़ती है, हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं? आने के पश्चात भारत में जब आते हैं तो इनकी शक्ति ना, इनकी शक्ति पुर्तगालियों से भी ज्यादा हो जाती है। पुर्तगालियों की ये जो है हिंद महासागर यानी जल क्षेत्र से उखाड़ फेंकते हैं और पूरी तरीके से उन्हें बोलते भैया तुम अब शांत हो जाओ, तुम ज्यादा पकड़ पकड़ चिकर चिकर धुकुर धुकुर मत करो, है ना। अब तुम आराम करो, बहुत मजे ले लियो भारत में। 1498 से आए थे, हैं, 1605 में हम आए, तो तुम चुप रहोगे? तो चुप हो जाते हैं। चुप क्या हो जाता है? कुछ एक एरिया में अपना व्यापार करने लग जाते हैं। बोलते हैं भाई दादा रे दादा। और 1583 उरासी के आसपास, 1580 के आसपास उसका कब्जा हो जाता है स्पेन का पुर्तगाल पे। उससे उस घटना ने उनको तोड़ दिया था कि भाई अब तो ज्यादा हल्ला हुल्ला करना नहीं है। तो इसके बाद अब देखेंगे कि इनका जो है अन्य कुछ कंपनियां इन्होंने भारत में खोली। उन कंपनियों को बहुत जरूरी है, इसलिए उन कंपनियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की घटनाओं पे बात करेंगे। ये जो उन्होंने भारत में, उन्होंने मतलब कौन? प्रमुख डच फैक्ट्रियां। तो पहली जो फैक्ट्री उन्होंने खोला 1605 में, कहा? मछलीपत्तनम में, है ना, मछलीपत्तनम में। दूसरी जो उन्होंने फैक्ट्री खोली निजामपत्तनम या पोत्तोपोली, पोत्तोपोली या निजामपत्तनम, 1610 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? पुलिकट में कंपनी, छोटी सी कंपनी, अस्थायी, फिर मतलब कंपनी खोली पुलिकट में। पुलिकट से ये कंपनी तो बालासोर चली गई। बालासोर कुछ ही दिन के बाद बालासोर लेके चले गए, लेकिन एक किला बनाया। क्या बनाया? किला बनाया। उस किले को कहा जाता है गेल्ड्रिया का किला। कौन सा किला? फोर्ट ऑफ गेल्ड्रिया। क्या कहा जाता है? फोर्ट ऑफ गेल्ड्रिया, गेल्ड्रिया का किला। इसे मिटा दें? चलो ठीक, मिटा देते हैं इसको। फोर्ट ऑफ गेल्ड्रिया, गेल्ड्रिया का किला, फोर्ट ऑफ गेल्ड्रिया, गडरिया नहीं भाई, गेल्ड्रिया। हाँ, फोर्ट ऑफ गेल्ड्रिया।
गैलरिया, गैलरिया का किला कब बनाया? 1611 ईस्वी बनाया। कहाँ बनाया? पुलिकट, पुलिकट, पुलिकट झील है क्या? बताओ कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज। पुलिकट, फोर्ट ऑफ गैलरिया, 1611 ईस्वी, पुलिकट, पुलिकट में। अब भारत में इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? पुलिकट को, पुलिकट को क्या बनाया अपना मुख्यालय, मुख्यालय। और इन्होंने अपना पहला किला कहाँ बनाया? पुलिकट में। कब बनाया? 1611 ईस्वी में। पुलिकट के किले को क्या कहा जाता है? फोर्ट ऑफ गैलरिया, गैलरिया का किला। गडरिया याद रखना, याद रहेगा हो, ठीक है। इन्होंने अपनी अगली कंपनी कौन सी बनाई? 1616 ईस्वी में सूरत में। चौथी जो इनकी कंपनी है सूरत में। आगरा में इन्होंने, आगरा में अपना इन्होंने जो कंपनी बनाई 1621 ईस्वी में। कासिम बाजार का नाम तो सुना होगा ना, कासिम बाजार, फोक स्टूडियो। कासिम बाजार कहाँ है? बांग्लादेश। कहाँ है हो? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। वहां पे इन्होंने 1630 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाई। पटना में 1638 ईस्वी में, कोचीन में 1663 ईस्वी में कंपनी बनाई। एक जो है 1630 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में जब ये कंपनी बनाते हैं, वहीं पे चिंसुरा, बंगाल में ही चिंसुरा एक जगह है, वहीं पे इन्होंने गुस्ताबुस द फोर्ट, गुस्ताबस द फोर्ट नामक एक किला बनाया। तो दूसरा किला इन्होंने कहाँ बनाया? कहाँ बनाया? चिंसुरा, बंगाल, गुस्ताबुस द फोर्ट। कब बनाया? 1630 ईस्वी में। इतनी बात समझ आ गई आपको? पुलिकट में ही एक घटना घटती है। पुलिकट में ही इन्होंने क्या किया? सिक्के ढालने शुरू कर दिए। सिक्के ढालने, सिक्के ढालने, ढालने, ढालना, सिक्के की ढलाई शुरू कर दी। सिक्के की ढलाई, ऐसे लिख दो इसको, सिक्के की ढलाई, सिक्के की ढलाई प्रारंभ कर दी। कब कर दी? 1611 ईस्वी में। कहाँ कर दी? पुलिकट में। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? स्वर्ण पगोडा, है ना? क्या कहा जाता था? स्वर्ण सिक्के या पगोडा, पकौड़ा नहीं, पगोडा, पैगोडा कर दो आप लोग, पैगोडा थोड़ा सा अलग कर दोगे ना तो याद रखने का रहिएगा। पैगोडा है ना, पैगोडा। किसको कहा जाता है? जो सोने के सिक्के थे, इनको क्या बोलते थे ये लोग? सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? पैगोडा, पैगोडा। कौन कहते थे? तो भारत में पहली बार किसी यूरोपियन ने सिक्कों की ढलाई प्रारंभ किया तो कौन थे? ये भाई लोग थे, डच थे। कहाँ शुरू किया? कलिकट में, कालीकट में, सॉरी पुलिकट में, पुलिकट में। कब शुरू किया? 1611 ईस्वी में। इसी क्रम में जो इनके साथ, इसमें बहुत ज्यादा और बहुत चीजें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, है ना? बस इतना ये समझना है कि अच्छा, दूसरी जो उनकी कंपनी है उसे भी याद रखना। पहली और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिस्कस होता है। तो दूसरी कंपनी उन्होंने कब खोला? 1610 ईस्वी में। निजामपत्तनम, पोत्तोपल्ली, दोनों जगह नाम आ सकता है। एक घटना सबसे महत्वपूर्ण है जो इनके भविष्य को निर्धारित कर दी। वो कौन सी घटना थी? 1759 एडी, 1759 एडी। उस घटना को क्या कहते हैं? बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। इसी युद्ध को चिंसुरा का भी युद्ध बोलते हैं, चिंसुरा, चिंसुरा। इसी को हुगली युद्ध भी बोलते हैं, हुगली युद्ध। तो इसको बेदरा को क्या क्या बोल सकते हैं? बेदरा का युद्ध, चिंसुरा का युद्ध या हुगली का युद्ध, तीनों एक ही हैं। हुआ कब था? 1759। बहुत आता है, बहुत आता है एग्जाम में, 1759 ईस्वी में। अब अभी कब हुआ? किसके के बीच में हुआ? आप बताओ। तो डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, डी और ई, डी और ई। तो पहले डी आएगा कि पहले ई आएगा?
पहले डी आएगा, तो डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश, अंग्रेज। डचों में डच में किसी का नाम नहीं आता कि कौन स्पेसिफिक आदमी लड़ा था, लेकिन अंग्रेजों में नाम आता है, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये लड़ता है और इनको नेस्त नाबूद कर देता है। किनको? डचों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बोलता भैया अब तुम निकलो, तुम्हारा समय खत्म। तो एक चीज समझने वाली बात है, पुर्तगालियों को किसने खत्म किया? पूरी तरीके से तो इन्होंने नहीं खत्म किया। एक घटना मैं बताऊंगा, बता भी चुका हूं कि बंबई को जब दहेज में दिया गया, बंबई को दहेज वाली घटना तो बताया ही था। तो जब बंबई को इन्होंने क्या कर दिया था, दे दिया था ना दहेज में, इनके अब्बा का था पुर्तगालियों के, तो किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था, है ना, अंग्रेजों को दे दिया था। किसकी रानी थी, कौन सी लड़की थी, उसका नाम क्या था, है? और राजा कौन था, उसका भी नाम बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। कुछ कुछ बोलते रहेंगे तो हमें भी मजा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पुर्तगालियों को इन्होंने लगभग खत्म किया। डचों को लगभग नहीं, पूरी तरीके से खत्म किया अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों से इनके संबंध तो हो गए थे, तो बदला ले लिया इन्होंने, अपनी बहन दे दिया इन्होंने, किसको? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों ने। और उसके बाद फिर पुर्तगालियों की जो है पुर्तगालियों का बदला किसने ले लिया? अंग्रेजों ने। क्या साला तो हमारा साला को परेशान करेगा, हैं? और उस साला को परेशान किया तो उसको परेशान कर दिया। भाई तो थोड़ा सा कुछ धक्का दिया था, इसे तो पूरा धक्का मार के निकाल दिया। निकाल के कहाँ भेजा? जाओ जो तू वहीं पे जा। कहाँ जा गया? इंडोनेशिया। तो भाग गया इंडोनेशिया अगेन वो। अब आप देखिए यहाँ पे, इस प्रकार से 1759 ईस्वी में पूरी तरीके से भारत से कहाँ चले गए? अलविदा कह के चले गए। कहाँ चले गए? पूर्वी एशिया में चले गए। पूर्वी एशिया मतलब जहां से आए तो वही फिर से चले गए, ठीक है। मारेंगे बहुत, गलत सोचोगे तब। तो हम लोग कहाँ पहुंचे? अब फिर से ये लोग आ गए कहाँ? इंडोनेशिया, जहां मुख्यालय था। इस प्रकार से आज हम लोग डचों के आगमन को पूरी तरीके से खत्म कर दिए। इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक रिवीजन कर लेते हैं। 1500 कब कार्नवालिस कब आता है भारत में? 1596 ईस्वी में कार्नेलिस कर देखो, कार्नेलिस भी बोल सकते हैं, कॉर्नेलियन भी बोल सकते हैं। कार्नेलिस हाउटमैन, कार्नेलियन हाउटमैन भी बोल सकते हैं आप। कार्नेलियन हाउटमैन भारत में 1596 ईस्वी में सुमात्रा से होते हुए भारत में आता है। और उसके बाद जब ये वहां से अगेन जाता है हालैंड में, तो हालैंड में जो है 1602 ईस्वी में हालैंड संसद ने एक कंपनी बनाती है, जिस कंपनी का नाम था वेरिंग ओस्टो कंपनी। उस कंपनी को 21 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है, और वो फिर से आते हैं भारत और अन्य पूर्वी देशों में। वहां पे अन्य पूर्वी एशियाई देशों में, वहां पे इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ करता है 5 शर्तों के साथ। वो शर्तें हमने 4 शर्तों के साथ, उन शर्तों को हमने बता दिया है। और उसके पश्चात 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं, जिस कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1610 में पोत्तोपोली। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पुलिकट में इन्होंने एक किला बनाया। उस किले का नाम आप लोग जरूर बताइए, लेकिन नहीं बताएंगे मुझे पता है, इसलिए मैं बता देता हूं आपको। क्या उस किले का क्या नाम था? गेल्डिया का किला। गेल्डिया का किला। उसके बाद इन्होंने दूसरा एक किला बनाया था, गुस्ताबुस द फोर्ट। गुस्ताबुस द फोर्ट कहां बनाया था? चिंचुरा में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है अपना व्यापार शुरू कर दिया। भारत में इन्होंने मसाले के साथ सूती वस्त्रों का व्यापार शुरू किया। डचों ने भारत का जापान के साथ व्यापार को प्रारंभ करने का श्रेय इनको दिया जाता है।
और 1759 ईस्वी में एक अच्छी सी घटना घट जाती है जिससे ये लोग भारत से रफू चक्कर हो जाते हैं। उस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस प्रकार अब अंग्रेजों का भारत में आगमन हो चुका है ठीक ठीक तरीके से, है ना। अब हम लोग समझेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन, ब्रिटिश कंपनियों का भारत में आगमन अपना नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। और कल एक ही क्लास में हम लोग अंग्रेजों को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे मुगलों का पतन, है ना। मुगलों के पतन के पश्चात हम लोग, क्योंकि वो हमें ऐड करनी है चीजों को, फिर हम लोग भारत में नवीन राज्यों का उदय किस किस तरह से होता है कि जब अंग्रेजों का, जब मुगलों का पतन हो रहा है, यानी 1707 ईस्वी का जो इतिहास, सारे को एक साथ फिर देखो। हम लोग जब ये मतलब अंग्रेज पढ़े, मतलब यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे मुगलों का पतन, उसके बाद फिर नवीन राज्यों का उदय, फिर एक साथ हम लोग उसे जोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक साथ मिलाएंगे। देखो, क्योंकि जब संपूर्ण भारत, हमें अखंड भारत को बनाने के लिए अखंड भारत जैसी ही अध्ययन करना पड़ेगा कि भारत में अखंड, अब जैसे मान लो कि मैंने मुगलिया सल्तनत को पढ़ लिया, तो उसमें एक निश्चित क्षेत्र में उनका उस समय कब्जा था, आधिपत्य था, तो छोटे से क्षेत्र को नहीं पढ़ना, इसलिए हमने दक्षिण भारत से पढ़ना शुरू किया है कि वहीं पे सबसे पहले अंग्रेज उधर ही एरिया में आ रहे हैं, उसके बाद पूरी क्षेत्रों में बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अच्छा, ये इनकी मैक्सिमम कंपनियां डचों की पूर्वी तट पे ही रहती है, क्योंकि इनका पूर्वी देशों के साथ, एशियाई पूर्वी देशों के साथ इनका व्यापार चल रहा था। तो इनको आसान होता था कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से आसानी से भाग जाओ, है ना। भागने के फिराक में हमेशा से रहते थे, इसलिए भारत से हमेशा हमेशा के लिए भाग गए। ठीक है। अब अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन, फिर एक डेनिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अंग्रेजों को खत्म करने के बाद उनको अलग से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा सवाल वगैरह आता नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग फ्रांसीसियों का, थोड़ा सा ठीक से पढ़ेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों को अच्छे से पढ़ेंगे। 2 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, अंग्रेज एक क्लास में, एक क्लास में फ्रांसीसी। इसके बाद इनको खत्म करने के पश्चात हम लोग मुगलों के आगमन पतन का पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नवीन राज्यों को। ये एक एक क्लास में हम लोग सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को। और मुझे आपके सहयोग के रूप में सिर्फ ये है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखें, और जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसे प्लीज बताइए। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, खराब लगे तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग की मुझे बहुत अपेक्षा है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।